क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था? या अगर आप किसी सुरंग में कदम रखें जो आपको क्षण भर में आकाश गंगाओं के पार पहुंचा दे? ऐसे ही प्रश्नों से शुरू होती है इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासा, समय, स्थान और अस्तित्व को समझने की। और जब विज्ञान के समीकरण दर्शन की सीमाओं से टकराते हैं, तब जन्म लेता है एक विचार, वर्म होल। कल्पना कीजिए एक ऐसे द्वार की जो अंतरिक्ष और समय को मोड़ता है, जहां दूरी कोई मायने नहीं रखती, जहां प्रकाश वर्षों का सफर कुछ पलों में तय हो सकता है। ये विचार यथार्थ से परे लगता है, पर फिर भी ये आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत से निकला है। और इसीलिए ये सिर्फ कल्पना नहीं, गणना में छिपी एक संभावना है। आप ब्रह्मांड की कालीन पर खड़े हैं। आपके नीचे फैला हुआ है स्पेस टाइम, एक अदृश्य कपड़ा जिसे तारे, ग्रह और आपकी अपनी उपस्थिति भी मोड़ देती है। ये मोड़ गुरुत्वाकर्षण कहलाते हैं। और अगर ये कपड़ा कहीं दो बिंदुओं पर इतना मुड़ जाए कि वे आपस में मिल जाएं, तो वहां एक पुल बनता है। यही है वर्म होल। लेकिन ये विचार केवल गणित नहीं, ये एक त्रासदी भी है। सोचिए, मानवता ने एक दिन एक वर्म होल बना लिया, एक छोर चंद्रमा की कक्षा में और दूसरा नेपच्यून की बाहरी परिक्रमा में। अंतर केवल दूरी का नहीं, समय का भी है। एक यान उसमें प्रवेश करता है और धीरे धीरे दूसरी ओर उभरता दिखाई देता है। पर तभी कुछ बदल जाता है। यान धीरे होता है, फिर स्थिर। समय बीतता है, पर यान निकलता नहीं। मिनट, घंटे, साल और फिर सदियां बीतती हैं। 500 वर्षों बाद टूटी हुई, जली कटी उस यान की देह बाहर निकलती है। उसके भीतर बचे कुचे हड्डियां, चेहरों पर चिपकी मृत्यु की चुप्पी। ब्रह्मांड ने उत्तर नहीं दिया, केवल चुप्पी दी। ऐसा क्यों हुआ? हमने सब कुछ गिना था, हर समीकरण, हर दाब, हर कण, फिर भी कुछ छूट गया था। शायद यही कि गणित हर संभावता दिखाता है, लेकिन वास्तविकता तय करती है कि क्या संभव है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, वर्म होल्स को समझने की। उनके इतिहास से लेकर उनके अंतर्विरोधी प्रकृति तक, उनके गणितीय सौंदर्य से लेकर उनके अस्तित्व के दार्शनिक पहलुओं तक। वर्म होल्स का विचार नया नहीं है। ये आइंस्टाइन के समीकरणों में छिपा था जब उन्होंने 1915 में जनरल रिलेटिविटी की घोषणा की। उनके एक सहयोगी नेथन रोजन के साथ उन्होंने 1935 में एक पेपर लिखा, जिसमें एक खास तरह की संरचना की बात की गई थी, जिसे बाद में कहा गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। एक पुल ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। लेकिन यह पुल स्थिर नहीं था। यह बना भी नहीं था यात्रा के लिए, जैसे एक दरवाजा जो खुलता है पर जिस पर कदम रखते ही फर्श गिर जाता है। यही वजह थी कि इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया गया। तब तक नहीं, जब तक कि एक और वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने इसे फिर से नहीं खोजा और पहली बार इसे नाम दिया गया वर्म होल। व्हीलर, जो बचपन में नहाते वक्त पूछता था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब क्या होता है, इस प्रश्न को वो कभी नहीं भूला। और इसी खोज में वो वर्म होल्स की गहराइयों में उतरता गया। पर जितना वो अंदर गया, उतना ही उलझन भी बढ़ी। क्योंकि सामान्य सापेक्षता कहती है आप वर्म होल बना सकते हैं, पर वहीं ये भी कहती है कि आप उसमें जीवित होकर यात्रा नहीं कर सकते। उसका गला खुद ही अपने भार से चपटा हो जाएगा, उसकी दीवारें सिकुड़ जाएंगी और यात्री प्रकाश की गति से भी पहले उसमें समा जाएगा, सदा के लिए। पर यह अंत नहीं था। वैज्ञानिकों ने पूछा, क्या वर्म होल को स्थिर रखा जा सकता है? उत्तर मिला, हां, पर आपको चाहिए नेगेटिव मास। एक फुटबॉल जो ऊपर गिरती है, एक पत्थर जो ठोकर खाने पर पीछे हटता है, यह कल्पना है नेगेटिव मास की। एक ऐसी वस्तु जो गुरुत्व को ठेलती है, खींचती नहीं। और अगर आप इस नकारात्मक द्रव्यमान से वर्म होल की दीवारें बना सके, तो वो गला खुला रह सकता है। लेकिन यह वस्तु कभी देखी नहीं गई, ये किसी प्रयोग में नहीं मिली। फिर भी सैद्धांतिक रूप से इसका अस्तित्व संभव है। और ये पहली आशा थी कि शायद कहीं कभी कोई सभ्यता इस नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर वर्म होल बना चुकी है, और शायद वे अब भी उसी से हमारे बीच से गुजरते हैं, पर हम देख नहीं पाते
क्योंकि वे हमारे समय में नहीं, हमारे ब्रह्मांड में नहीं, शायद किसी और में हैं। तो क्या यह संभव है? क्या किसी दिन हम ऐसे दरवाजे बना पाएंगे, या ये विचार मात्र एक गणितीय ख्वाब है? क्या विज्ञान की सीमा यहीं खत्म होती है या यहीं से शुरू? यह पहला भाग था, संभावना की दरार में झांकना। कहते हैं समय एक नदी है, सतत बहती, अविरल। लेकिन क्या हो अगर ये नदी केवल एक दिशा में न बहती हो? अगर समय को मोड़ा जा सके, पलटा जा सके, और अगर हम अतीत में कदम रख सके? ये प्रश्न न केवल विज्ञान के लिए चुनौती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी। और यही प्रश्न हमें वॉर्म होल्स के रहस्यमयी गुणों की ओर ले जाता है। आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने जब पहली बार वॉर्म होल का विचार रखा, तो उनका उद्देश्य ब्रह्मांड की सिंगुलैरिटीज, वो बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, को समझना था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी थियरी में ऐसे असमर्थनीय बिंदु आएं जो विज्ञान को रोक दें, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड के दो दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक सुरंग की कल्पना की, ताकि पदार्थ सिंगुलैरिटी में गिरने की बजाय दूसरी ओर निकल सके। परंतु इस पुल में एक दोष था। यह सिर्फ गणितीय कल्पना थी। असल में कोई पदार्थ इस पुल में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही कोई वस्तु सुरंग में दाखिल होती, सुरंग रह जाती। परंतु फिर कुछ दशकों बाद एक और वैज्ञानिक आया, जिसका नाम था किप थॉर्न। थॉर्न का नाम आज विज्ञान और कल्पना की सीमा को जोड़ने वाले पुल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने न केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई दिशा दी, बल्कि उन्हें विज्ञान कथा में ढाला भी, जैसे फिल्म इंटरस्टेलर में। उनकी खोज में एक क्रांतिकारी विचार था कि वॉर्म होल्स को स्थिर किया जा सकता है अगर हमारे पास हो नकारात्मक ऊर्जा। अब जरा रुक कर सोचिए, ऊर्जा जो खींचती नहीं बल्कि धकेलती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अंतरिक्ष स्वयं किसी दिशा में फटने लगे। ऐसी ऊर्जा, जिसे हम एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, अब तक केवल सिद्धांतों में मौजूद है। पर यह वही कुंजी है जिससे वॉर्म होल स्थिर और उपयोगी बन सकता है। थॉर्न ने समीकरणों को उल्टा पढ़ा। उन्होंने पहले सुरंग की संरचना बनाई, फिर पूछा, इस संरचना को बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड में किस तरह की ऊर्जा चाहिए? उत्तर आया, नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा कुछ वाकई मौजूद है? थोड़ी देर के लिए उस प्रयोग को याद कीजिए जिसे कैसिमिर इफेक्ट कहा जाता है। दो धातु की प्लेट्स को अंतरिक्ष में बिल्कुल पास पास रखा गया। उन्हें हिलाया नहीं गया, फिर भी वे एक दूसरे की ओर धीरे धीरे खींचने लगी। यह कोई नया बल नहीं था, यह क्वांटम फील्ड्स का प्रभाव था। एक क्षेत्र जहां ऊर्जा का औसत स्तर 0 से भी कम था। यह था नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, एक छोटी सी झलक उस रहस्यमयी ऊर्जा की जो वॉर्म होल को स्थिर रख सकती है। तो क्या हम इस ऊर्जा को बड़ा कर सकते हैं? क्या हम उस प्रयोगशाला में जो कुछ मिलीमीटर की दूरी पर घटा, उसे प्रकाश वर्षों तक फैला सकते हैं? शायद नहीं, शायद अभी नहीं, लेकिन यह झलक काफी थी, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मांड में ऐसी विचित्र चीजें हो सकती हैं जो हमारे तर्क के बाहर हैं, लेकिन हमारे गणित के भीतर। अब जरा सोचिए, अगर हम एक वॉर्म होल बना लें, एक छोर पृथ्वी पर और दूसरा प्लूटो के पास, फिर हम उस छोर को तेज गति से घुमा दें, इतनी तेज कि समय धीमा हो जाए, फिर हम उसमें से गुजरे और जब बाहर निकलें तो हम अतीत में पहुंच चुके हों। जी हां, वॉर्म होल सिर्फ स्थान का नहीं, समय का भी पुल है। यही बात वॉर्म होल को इतना रहस्यमयी बनाती है। अगर इसे स्थिर किया जा सके तो आप भविष्य से अतीत में लौट सकते हैं, आप समय यात्रा कर सकते हैं। पर क्या समय यात्रा संभव है? ये प्रश्न अपने भीतर अनगिनत विरोधाभास समेटे हुए है। मान लीजिए आपने एक वॉर्म होल से अतीत में जाकर अपने वॉर्म होल निर्माण मशीन को नष्ट कर दिया, तो फिर आप यात्रा कैसे कर पाए? अगर मशीन थी ही नहीं तो यात्रा कैसे संभव हुई? यही है टाइम पैराडॉक्स, जो विज्ञान को असहज करता है। इसीलिए वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, एक ब्रह्मांडीय सुरक्षा जो समय यात्रा को असंभव बनाती है, ताकि इतिहास सुरक्षित रहे। पर हर विचार को दबाया नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिक, जैसे इगोर नोवाकोव, मानते हैं कि समय यात्रा संभव है, परंतु केवल उसी रूप में जिससे अतीत नहीं बदले।
अगर आपने अतीत में कुछ किया तो वही पहले से तय था। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, आप केवल उसका हिस्सा बन सकते हैं। एक कंकड़ जो झील में गिरता है तरंगे पैदा करता है, पर वो तरंगे फिर उस कंकड़ को ऊपर नहीं फेंक सकती। समय यात्रा अगर संभव है तो वो एक लूप है, एक पूर्व निर्धारित चक्र। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर कोई और ब्रह्मांड हो, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आपका अतीत अलग हो, जहां आपका भविष्य अलग लिखा गया हो। यह है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, कि हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जहां आपने हाँ कहा और एक जहां आपने ना। और इन दोनों में जीवन चलता है, पर अलग अलग रास्तों पर। अगर ये सही है तो वर्महोल्स केवल समय नहीं, मल्टीवर्स के द्वार भी हो सकते हैं। शायद कहीं किसी ब्रह्मांड में स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवल पार्टी में कोई आया भी हो, बस वो इस ब्रह्मांड में नहीं किसी और में हुई हो। कल्पना कीजिए कि आप बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं, इतना छोटा कि परमाणु की भीतरी दीवारें आपके लिए पहाड़ों जैसी विशाल लगने लगें। आप और भी छोटे होते जाते हैं, अणुओं के पार, इलेक्ट्रॉनों के इर्द गिर्द घूमते हुए, और फिर एक सीमा आती है जहां आकार और दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये वो स्थान है जहां क्वांटम की दुनिया शुरू होती है। यही है क्वांटम रेल्म। ये वो स्तर है जहां क्लासिकल भौतिकी के नियम ढहने लगते हैं और अस्तित्व खुद अनिश्चितता का खेल बन जाता है। और इस सूक्ष्म संसार में हर जगह, हर समय एक अजीब उथल-पुथल चल रही होती है, एक तरह का अनंत उबाल, क्वांटम फोम। ये एक कल्पना नहीं बल्कि एक वैध वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे सबसे पहले जॉन व्हीलर ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने कल्पना की थी कि यदि आप स्पेस टाइम को अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो वो एक चिकनी सतह नहीं होगी, बल्कि वो अस्थिर, असमतल और अत्यधिक गतिशील होगी। जैसे समुद्र की सतह, दूर से शांत लेकिन पास से देखने पर लहरों, बुलबुलों और भंवरों से भरी हुई। इसी फोम में अस्थायी वर्म होल्स यानी सूक्ष्म सुरंगें बनती और खत्म होती रहती हैं। ये इतने क्षणिक होते हैं कि कोई भी प्रयोग इन्हें सीधे देख नहीं सकता, लेकिन सिद्धांत कहते हैं कि वे वहां हैं, हर जगह, हर समय। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस झागदार समुद्र से एक वर्म होल को उठाकर बड़ा किया जा सकता है? क्या कोई अत्यधिक विकसित सभ्यता किसी सूक्ष्म वर्म होल को पकड़कर उसे स्थिर और विशाल बना सकती है? किप थॉर्न ने और उनके सहयोगियों ने 1988 में इसी संभावना पर विचार किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर हम एक्सोटिक मैटर यानी नकारात्मक ऊर्जा को इन सूक्ष्म सुरंगों के इर्द गिर्द रख सकें तो हम उन्हें स्थिर कर सकते हैं। ये विचार कितना काल्पनिक है और कितना संभव, इसका उत्तर अभी अनिश्चित है, लेकिन विज्ञान में अनिश्चितता ही संभावना का द्वार खोलती है। आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक छोटी सी वर्म होल आपसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में खुलती है, और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं, आपकी दृष्टि बदल जाती है। आप देख सकते हैं आकाश के उन हिस्सों को जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखते। आप उन्हें छू सकते हैं बिना यात्रा किए, क्योंकि आपके स्थान और समय को ही मोड़ दिया गया है। इससे भी बढ़कर, अगर वर्म होल के दोनों छोर समय में असमान हो तो ये एक टाइम मशीन बन सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक इससे डरे हुए हैं, क्योंकि इससे न केवल यात्रा की दूरी शून्य हो जाती है, बल्कि नैतिक और अस्तित्व संबंधी प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदल दें तो क्या वर्तमान बदल जाएगा? या क्या वर्म होल आपको केवल एक अलग वास्तविकता में ले जाता है जहां आपने वो बदलाव किया पर आपके मूल ब्रह्मांड में कुछ नहीं बदला? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते, लेकिन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन यानी बहुविश्व की परिकल्पना इस बात को संभावित मानती है कि हर बदलाव, हर निर्णय एक नई वास्तविकता बनाता है। और अगर वर्म होल्स उन ब्रह्मांडों को जोड़ सकते हैं तो ये केवल स्थान या समय का पुल नहीं, बल्कि संभावनाओं का जाल बन जाता है। अब सोचिए, अगर ऐसी कोई सभ्यता है जो लाखों साल आगे है, क्या वो इन सूक्ष्म वर्म होल्स को पकड़कर उन्हें ऊर्जा से भरकर ब्रह्मांड के आर पार पुल बना चुकी होगी? क्या हम उनके प्रयोगों की हल्की सी गूंज महसूस कर पा रहे हैं, क्वासारों, गामा रे बर्स्ट्स या ब्लैक होल के विस्फोटों में? या हम केवल अपनी कल्पना में उन्हें तलाश रहे हैं? यहां हम एक और विचार पर आते हैं, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल में जब कोई वस्तु गिरती है तो क्या उसकी सूचना नष्ट हो जाती है, या फिर वो कहीं वर्म होल के जरिए किसी अन्य स्थान पर पहुंचती है?
स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर सूचना नष्ट होती है तो भौतिकी की नींव हिल जाती है, पर अगर वर्म होल मौजूद है तो हो सकता है सूचना कभी नष्ट ना होती हो, वो केवल स्थान बदलती हो। ब्रह्मांड स्वयं एक कंप्यूटर है और वर्म होल उसका डेटा लिंक। कभी आपने किसी ऐसे स्थान की कल्पना की है जहां प्रकाश भी बच ना सके, जहां समय स्थिर हो जाए, जहां केवल एक मार्ग हो, भीतर की ओर, और वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो? ये कोई कविता नहीं, ये ब्लैक होल की भौतिकी है। ब्लैक होल एक ऐसा बिंदु जहां द्रव्यमान इतना सघन होता है कि वह स्वयं स्पेस टाइम को मोड़कर एक खाई बना देता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसके पार जाकर कोई भी चीज, कोई भी सूचना, कोई भी अस्तित्व वापस नहीं आ सकता। परंतु आइंस्टाइन के समीकरणों को ध्यान से देखने पर कुछ और भी दिखाई देता है। एक आईना, एक प्रतिरूप, व्हाइट होल। ब्लैक होल निगलता है, व्हाइट होल उगलता है। ब्लैक होल के समीकरणों को उल्टा चलाइए और वही नियम, वही गणित एक ऐसी संरचना दिखाता है जो न केवल प्रवेश निषेध करती है बल्कि निरंतर सामग्री को बाहर फेंकती रहती है। यह है ब्रह्मांड का गणितीय मजाक। एक ऐसी वस्तु जो न केवल सैद्धांतिक रूप से संभव है बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग ब्रह्मांड के प्राचीन विस्फोटों को समझने के लिए भी किया है। 1964 में सोवियत संघ के वैज्ञानिक इगोर नोविकोव ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड में जो रहस्यमयी ऊर्जा विस्फोट दिखाई देते हैं वे शायद व्हाइट होल्स हो सकते हैं, जो बिग बैंग के समान किसी अज्ञात प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हों। लेकिन भले ही गणित उन्हें अनुमति देता हो, प्रकृति उन्हें अस्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में एक और नियम है, एंट्रोपी यानी उथल-पुथल या अव्यवस्था की दिशा। ब्लैक होल में गिरना उथल से व्यवस्था की ओर जाना है, पर व्हाइट होल से सामग्री का निकलना व्यवस्था से उथल की ओर, ये उल्टी दिशा है। और भौतिकी के नियम, विशेष रूप से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी अनुमति नहीं देते। अगर कोई व्हाइट होल बनता है तो वह स्थिर नहीं रह सकता। उसके बाहर का वातावरण उसकी अत्यधिक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। वस्तुएं उसकी ओर खिंचेंगी पर वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, और जैसे ही कोई कण, कोई प्रकाश उसकी सीमा पर पहुंचेगा, वह ऊर्जा बेकाबू हो जाएगी, विस्फोट होगा, विनाश होगा। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं व्हाइट होल्स भले ही समीकरणों में जीवित हों, ब्रह्मांड में नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक रास्ता है जहां दोनों मिलते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, एक पुल जो ब्लैक होल से शुरू होता है और व्हाइट होल में खुलता है। कल्पना कीजिए, एक सुरंग जो एक ब्रह्मांड के किसी बिंदु से शुरू होकर किसी अन्य समय या स्थान पर निकलती है। एक ऐसा मार्ग जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है पर गणित की भाषा में पूरी तरह संगत है। परंतु जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं, सुरंग स्वयं को नष्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केवल खींचता नहीं, फाड़ता भी है। आपने ज्वारभागा के बारे में सुना होगा। चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद महासागरों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन यही बल अगर अत्यधिक हो जाए तो वह किसी वस्तु को लंबा खींचकर पतला कर देता है। स्पगेटिफिकेशन, वैज्ञानिक इसे यही नाम देते हैं। और वर्म होल के भीतर यह बल चरम सीमा पर होता है। सुरंग के दोनों किनारों पर स्पेस टाइम झुका होता है और बीच का हिस्सा अपने ही भार से खींचता, सिकुड़ता और अंततः ढह जाता है, इतना तीव्र कि प्रकाश भी उस सुरंग के आर पार जाने से पहले वह खुद नष्ट हो जाए। आप देख सकते हैं, सुरंग के पार की दुनिया, वहां से आता प्रकाश आप तक पहुंचता है लेकिन आप जा नहीं सकते। और अगर आप भीतर गए भी तो आप फंस जाएंगे सुरंग के ढहने से उत्पन्न ब्लैक होल के भीतर, जहां केवल सिंगुलैरिटी है, एक बिंदु जहां समय, स्थान, ऊर्जा सब कुछ अज्ञात हो जाता है। इसलिए जॉन व्हीलर ने कहा, वर्म होल्स मृत्यु के गलियारे हैं। परंतु ये कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब कोई द्वार बंद होता है तो जिज्ञासा नया मार्ग खोजती है। किप थॉर्न और उनके सहयोगियों ने पूछा, क्या हम इस ढहती हुई सुरंग को बचा सकते हैं? उत्तर आया, एक्सोटिक मैटर, ऐसी वस्तु जो गुरुत्व को पीछे ढकेलती है, जो स्पेस टाइम को चौड़ा करती है, जो वर्म होल के गले को खुला रख सकती है। लेकिन इस पदार्थ को किसी प्रयोगशाला में नहीं पाया गया।
ये केवल गणितीय आवश्यकतानुसार अस्तित्व में है। क्या ऐसा पदार्थ कभी खोजा जा सकेगा, या क्या ये केवल एक कल्पना है जिसे विज्ञान ने अपनी सीमाओं को समझने के लिए गढ़ा है? ये वही प्रश्न है जो हमें फिर ले आता है क्वांटम फोम की ओर और सूक्ष्म स्तर पे उबलते हुए उन सुरंगों की ओर जो क्षण भर में जन्म लेती हैं और समाप्त हो जाती हैं। क्या हम उनमें से एक को पकड़ सकते हैं? क्या कोई उन्नत सभ्यता पहले ही ऐसा कर चुकी होगी? विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो कल्पना को दिशा देता है। एक सरल गणितीय सूत्र से निकलती है एक गाथा, ब्रह्मांड के आरंभ की, गुरुत्व की गहराइयों की और अनंत यात्राओं की। और वर्म होल्स, उनमें ये गाथा जिंदा है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक गोला है, बिल्कुल काले धुएं सा, पारदर्शी नहीं लेकिन चमकदार। उसमें से झांकती है एक दूसरी दुनिया, लाखों प्रकाश वर्ष दूर। आप उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और महसूस करते हैं कि ये सिर्फ प्रकाश का भ्रम नहीं, ये एक रास्ता है। आप एक कदम रखते हैं और फिर दूसरा, और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड अपनी जड़ता तोड़ देता है। आपकी गति, दूरी और समय की परिभाषा बदल जाती है। आप निकलते हैं और सामने होता है एक नया आकाश, नए तारे, नया समय। ये कोई सपना नहीं, ये वही है जिसे हम ट्रावर्सिबल वर्म होल कहते हैं। लेकिन ये सपना तभी सच हो सकता है जब दो असंभव शर्तें पूरी हों। पहली, वर्म होल का मुंह यानी उसका माउथ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर होना चाहिए, ताकि आप उसमें प्रवेश करने से पहले ही किसी सिंगुलैरिटी के जाल में न फंसे। दूसरी, उस सुरंग की दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे गुरुत्व के दबाव से ढहें नहीं। और इन दोनों को पूरा करने के लिए जरूरत है नकारात्मक द्रव्यमान यानी नेगेटिव मास की। इस पदार्थ की तलाश ने वैज्ञानिकों को अनगिनत प्रयोगों की ओर धकेला, लेकिन अब तक ये केवल कल्पना में है। वास्तविकता में ना तो कोई फुटबॉल ऊपर उड़ता है, ना कोई पत्थर पीछे हटता है। फिर भी समीकरण कुछ और कहते हैं। गणित कहता है, अगर ऐसा पदार्थ हो तो वर्म होल न केवल संभव है, बल्कि उसका निर्माण भी संभव है। यहां एक और मोड़ आता है, कैसिमिर इफेक्ट। आप दो प्लेटें लें, उन्हें एक दूसरे के पास रखें। बिना किसी बाहरी बल के वे खुद ब खुद पास आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्वांटम वैक्यूम में मौजूद ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से कम होती है, यानी वहां नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होती है। ये प्रभाव वास्तविक है, इसे प्रयोगशालाओं में मापा गया है, और यही कैसिमिर इफेक्ट वर्म होल की संभावना का पहला वास्तविक आधार बनता है। फिर भी ये केवल कुछ माइक्रोमीटर तक सीमित है। क्या इसे आकाशगंगा के पैमानों तक फैलाया जा सकता है? शायद नहीं, या शायद कोई और कर चुका हो। ये प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं, दर्शन का भी है, क्योंकि अगर वर्म होल संभव हैं तो हम अकेले नहीं हैं, और अगर वे असंभव हैं तब भी ब्रह्मांड ने हमारे दिमाग में उनके विचार को क्यों जन्म दिया? क्या ये हमारी कॉस्मिक क्यूरियोसिटी है, या ब्रह्मांड की कोई गूंज जो हमारे अंदर प्रतिध्वनित होती है? अब मान लीजिए कि हम किसी तरह एक्सोटिक मैटर खोज लेते हैं। हम उसे वर्म होल की दीवारों में बुनते हैं, हम उसकी सुरंग को स्थिर करते हैं, हम यात्रा करते हैं और पहुंच जाते हैं किसी और ग्रह पर, किसी और तारे के पास कुछ ही क्षणों में। तो क्या यही अंत होगा? नहीं, क्योंकि फिर उठेगा दूसरा प्रश्न, इंफॉर्मेशन। क्या हम केवल शरीर ले जाते हैं या स्मृति भी? क्या समय वर्म होल में वैसा ही चलता है जैसा बाहर? क्या एक ही व्यक्ति दोनों ओर एक जैसा रहता है, या जैसे जैसे वो सुरंग में उतरता है उसका व्यक्तित्व, उसकी चेतना, उसकी आत्मा भी बदलती है? ये प्रश्न न केवल विज्ञान के हैं बल्कि मानव चेतना के भी हैं। हम केवल ब्रह्मांड में यात्रा नहीं करते, हम अपने भीतर भी यात्रा करते हैं, और वर्म होल एक दर्पण है जो ब्रह्मांड की गहराई के साथ साथ हमारे आत्मबोध को भी उजागर करता है। अब तक हमने समझा कि वर्म होल्स को बनाने के लिए जनरल रिलेटिविटी हमें अनुमति देती है अगर एक्सोटिक मैटर मौजूद हो, लेकिन यही गणित कहता है उस सुरंग से गुजरना सहज नहीं होगा। गुरुत्व की ज्वालाएं, स्पेस टाइम की ऐंठन
ऊर्जा की अनिश्चितता, ये सभी बाधाएं सामने आती हैं। और फिर एक नया विचार आता है, क्वांटम ग्रेविटी। एक सिद्धांत जो अभी अधूरा है, पर जो हमें गुरुत्व और क्वांटम को एक सूत्र में पिरोने का वादा करता है। शायद वहीं से कोई नई खिड़की खुले, शायद वहां वर्म होल्स केवल संभावनाएं नहीं, वास्तविकताएं हों। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हो सकता है कि हर ब्लैक होल के भीतर एक वर्म होल छिपा हो, और दूसरी ओर कोई नया ब्रह्मांड, कोई नया समय, कोई नया जन्म। क्या हर मृत्यु के भीतर एक जीवन है? क्या हर समापन के भीतर एक आरंभ छिपा है? कल्पना कीजिए, आप एक वॉर्म होल के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। एक छोर पृथ्वी पर है, वर्तमान में। दूसरा छोर आपने गति के एक जादुई प्रयोग से इतनी दूर ले जाया है कि उसके लिए समय धीमा हो गया है। दोनों छोर अब एक दूसरे से असमकालिक हो चुके हैं, समय में अलग। अब आप उसमें प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं अतीत में। आप अभी भी वही हैं, आपके कपड़े, आपके विचार, आपकी स्मृति, सब कुछ वर्तमान का है, लेकिन बाहर की दुनिया 20 वर्ष पहले की है। आप चलते हैं और किसी निर्णय को बदलते हैं, किसी घटना को रोकते हैं, और तभी ब्रह्मांड चुप्पी तोड़ता है। वह प्रतिकार करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने ही इतिहास से काट दिया। ये विचार रोमांचक है, परंतु खतरे से भरा भी। इसे ही कहते हैं टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। वो प्रसिद्ध विरोधाभास, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जहां आप अतीत में जाकर अपने ही दादा की हत्या कर देते हैं। फिर आप कैसे जन्मे? अगर आप जन्मे ही नहीं तो आप अतीत में कैसे पहुंचे? और अगर आप पहुंचे नहीं तो हत्या हुई ही नहीं, और यही चक्र फिर शुरू होता है। ये विज्ञान की सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। और जब वर्महोल्स की अवधारणा ने इसे फिर से वैज्ञानिक रूप से संभव बताया, तो भौतिक विज्ञानी विचलित हो उठे। क्या हम वाकई समय में पीछे जा सकते हैं, या ब्रह्मांड हमें रोक देगा? यहीं आता है इगोर नोविकोव का प्रस्ताव, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नोविकोव ने कहा, समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन अतीत को बदला नहीं जा सकता। आप चाहे जितने प्रयास करें, ब्रह्मांड की घटनाएं स्वयं को समायोजित कर लेंगी ताकि कोई विरोधाभास ना हो। मान लीजिए आपने एक वर्म होल खोला, एक क्षुद्र ग्रह उस ओर भेजा ताकि वह अतीत में जाकर स्वयं को ही टक्कर मार सके। पर जैसे ही वह प्रवेश करता है, दूसरे छोर से एक और क्षुद्र ग्रह निकलता है और उसे थोड़ा हटाता है उसी दिशा में, जिससे वो फिर जाकर पहले क्षुद्र ग्रह से टकरा सके। ब्रह्मांड स्वयं को इस तरह मोड़ता है कि समय की निरंतरता बनी रहे। ये विचार सुनने में अद्भुत है और गणितीय रूप से यह संभव भी है, परंतु यह हमें एक और भयावह विचार की ओर ले जाता है, फ्री विल, यानी स्वतंत्र इच्छा। अगर आप अतीत में जाकर कुछ नहीं बदल सकते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप पहले से ही केवल वही करेंगे जो होना ही था? क्या हमारे निर्णय, जो हमें स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, पहले से तयशुदा है? क्या वर्म होल्स, जो हमें समय के आर पार ले जाते हैं, हमें हमारी ही सीमाओं का बोध कराते हैं? एक और वैज्ञानिक, स्टीफन हॉकिंग, ने इन विरोधाभासों को देखते हुए कहा कि शायद ब्रह्मांड में कोई क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर है, एक अज्ञात नियम जो समय यात्रा को रोक देता है, जो समय के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखता है, जैसे नदी जो केवल नीचे की ओर बहती है। हॉकिंग ने इस सिद्धांत को प्रयोग से साबित करने की कोशिश भी की। उन्होंने एक पार्टी आयोजित की समय यात्रियों के लिए। उसकी सूचना उन्होंने घटना के बाद दी, यानी अगर भविष्य में कोई इस निमंत्रण को पढ़े तो वह वर्म होल के माध्यम से पीछे आ सके। वह पार्टी खाली रही, कोई नहीं आया। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि समय यात्रा संभव नहीं? या क्या वह वर्म होल, वह तकनीक, वह सभ्यता अभी अस्तित्व में नहीं आई? या क्या यह संभावना किसी और ब्रह्मांड में फलीभूत हो चुकी है? यहां हम प्रवेश करते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की भूमि में, जहां हर निर्णय, हर संभावना एक नया ब्रह्मांड बनाता है। और अगर वर्म होल इन ब्रह्मांडों के बीच पुल बनाए, तो समय यात्रा विरोधाभास के बजाय संभावना की शाखाएं बन जाती है। आप अपने ब्रह्मांड को नहीं बदलते, आप केवल एक नए ब्रह्मांड में कदम रखते हैं जहां इतिहास वैसा ही है जैसा आपने बनाया। एक ब्रह्मांड जहां आप दादा को मार चुके हैं, एक और जहां आप दादा को बचा चुके हैं, और एक जहां आप पार्टी में हॉकिंग के पास पहुंचे थे, लेकिन वह ब्रह्मांड आपके नहीं। तो फिर क्या वर्म होल समय यात्रा के लिए हैं, या केवल ब्रह्मांडों के मध्य पुल हैं? या क्या ये दोनों भी मात्र हमारी चेतना की सीमाओं को दर्शाते हैं? यहां से विज्ञान केवल सिद्धांत नहीं, दार्शनिक चिंतन बन जाता है। जब कण एक दूसरे से बात करते हैं और ब्रह्मांड पुल बन जाता है, कल्पना कीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, उसे एक विशेष स्थिति में घुमाते हैं, और उस पल किसी दूर आकाश गंगा में उससे जुड़ा एक और इलेक्ट्रॉन बिना किसी देरी के अपने व्यवहार को बदल लेता है।
आपने उसके पास कोई संदेश नहीं भेजा, कोई संकेत नहीं दिया, फिर भी वह जान गया कि कुछ बदला है। ये कोई जादू नहीं, ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये विचार जो पहले अटपटा लगता था, आज विज्ञान की नींव में समाया हुआ है। दो कण एक बार जुड़ जाएं तो चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर हों, वे एक दूसरे के अस्तित्व को साझा करते हैं, जैसे वे एक ही इकाई के दो पहलू हों। लेकिन ये विचार केवल क्वांटम स्केल तक ही सीमित नहीं। 2013 में एक अद्भुत प्रस्ताव सामने आया, जिसे हम कहते हैं ER = EPR। ये नाम दो महान विचारों को जोड़ता है। ER यानी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, एक वर्महोल। EPR यानी आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन पैराडॉक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट का क्लासिक विरोधाभास। और प्रस्ताव ये कहता है कि हर बार जब दो कण इंटेंगल होते हैं, उनके बीच एक वर्महोल बनता है, एक अदृश्य, स्थूल नहीं लेकिन मौजूद सुरंग जो दोनों को जोड़ती है। यानी वर्महोल्स केवल विशाल अंतरिक्ष में मौजूद सुरंगें नहीं, वे क्वांटम स्तर पर हर पल बन रही कड़ियां हैं। इस विचार के पीछे प्रमुख थे लिनर्ड सस्किंड और जॉन माल्डासेना। उन्होंने सुझाव दिया कि क्वांटम इंटेंगलमेंट और स्पेस टाइम की संरचना एक ही चीज के दो पक्ष हो सकते हैं। आप जो देख रहे हैं, ब्रह्मांड, तारे, स्थान, वो केवल परिणाम है उन कणों के आपसी संबंधों का जो एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मांड की ज्यामिति, उसकी दूरी, उसकी आकृति, उसका फैलाव, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर के कण कैसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप इन कणों की जुड़ाव की दिशा को समझ लें तो आप स्वयं ब्रह्मांड के संवेदन तंत्र को देख सकते हैं। इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है ब्लैक होल्स पर, क्योंकि ब्लैक होल के भीतर क्या होता है ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर ब्लैक होल में गिरी सूचना किसी अन्य ब्लैक होल से इंटेंगल्ड है और वे दोनों ER ब्रिजेस से जुड़े हैं, तो शायद वो सूचना कभी नष्ट नहीं होती, वो बस एक वर्म होल में सुरक्षित रहती है। अब सोचिए, अगर दो ब्लैक होल इंटेंगल्ड हैं तो वे एक वर्म होल से जुड़े हैं। क्या इसका अर्थ है कि वर्म होल्स पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, केवल इतने स्थूल नहीं कि हम उन्हें देख सकें? यह विचार क्रांतिकारी है। यह बताता है कि वर्म होल केवल यात्रा का मार्ग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सामूहिक चेतन तंत्र के भाग हैं। यह हमें एक और विचार की ओर ले जाता है, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। यह विचार कहता है कि ब्रह्मांड का 3 आयामी अस्तित्व एक 2 आयामी सतह पर सूचना के रूप में संचित है, जैसे एक होलोग्राम। आप एक ब्लैक होल की सतह पर जितनी जानकारी लिख सकते हैं, वही उसकी आंतरिक वास्तविकता तय करती है। और जब यह सिद्धांत क्वांटम इंटेंगलमेंट और वर्म होल से जुड़ता है, तो हम ये समझने लगते हैं कि सूचना ही ब्रह्मांड है। वर्म होल वो धागा है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ता है, जैसे मस्तिष्क की नसें एक विचार को दूसरे से जोड़ती हैं। क्या ब्रह्मांड एक विशाल चेतन तंत्र है? क्या वर्म होल्स उसकी सिनैप्स हैं? क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट उस चेतना की भाषा है? यहां विज्ञान दर्शन से मिल जाता है। आपका शरीर अरबों कणों से बना है। वे सभी एक दूसरे से जुड़ते, बात करते, प्रतिक्रिया देते हैं। और शायद वे सभी किसी वर्म होल से जुड़े किसी अन्य ब्रह्मांडीय तंत्र से भी जुड़े हैं। यह विचार आपको डराता नहीं, विस्तारित करता है। आप एक अकेले प्राणी नहीं, आप ब्रह्मांड के परावर्तन हैं। और वर्म होल्स वे सिर्फ एक यात्रा का द्वार नहीं, संवाद हैं, इंफॉर्मेशन हाईवेज जो कणों से होते हुए चेतना तक पहुंचते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस विचार की ओर जहां कल्पना और तकनीक का संगम होता है, जहां सवाल केवल क्या ये संभव है से बदलकर बन जाता है। अगर ये संभव है तो कैसे? कल्पना कीजिए कि आप एक बेहद उन्नत प्रयोगशाला में खड़े हैं। आपके सामने एक अनदेखा क्षेत्र है, अंतरिक्ष में माप से भी छोटा, इतना सूक्ष्म कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी से ना दिखे। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं वहां कुछ है। यह है क्वांटम फोम,
वो स्तर जहां वर्म होल स्वतः ही उभरते और मिटते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उनमें से किसी एक को पकड़ सकते हैं? क्या हम उसे बड़ा कर सकते हैं? क्या हम उसे स्थिर कर सकते हैं? ये विचार केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहा। कई वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव रखा है कि एक टाइप 3 या टाइप 4 सभ्यता जो हजारों साल आगे हो, इस तकनीक में निपुण हो सकती है। ये सभ्यता शायद ऊर्जा को नियंत्रित करती है, न केवल तारों की बल्कि ब्लैक होल्स की भी। वे अंतरिक्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, ब्लैक होल्स को जोड़ सकती हैं, क्वांटम फोम में उंगली डाल सकती हैं और एक वर्म होल को स्थायी रूप दे सकती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है? सबसे पहले उन्हें नेगेटिव एनर्जी चाहिए। इसका सबसे करीबी प्रमाण है कैज़िमिर इफेक्ट, जैसा हमने पिछले भाग में देखा। अब इस ऊर्जा को एक सूक्ष्म वर्म होल के आसपास लगाइए। यह ठीक वैसा है जैसे एक फूल को उखाड़कर उसे पोषण देना शुरू करें, ताकि वो बड़ा हो, मजबूत हो और हर ऋतु में खिला रहे। लेकिन ये वर्म होल स्थूल नहीं है। वे इतने अस्थिर हैं कि प्रकाश की गति से पहले ढह सकते हैं। तो सभ्यता को चाहिए एक अनूठा नियंत्रण, स्पेस टाइम के तनावों को संतुलित करने वाला सटीक तंत्र। शायद वे स्पेस टाइम को प्रोग्राम करते हों जैसे हम सॉफ्टवेयर को कोड करते हैं। वे गुरुत्व के समीकरणों को ट्यून करते हों, ऊर्जा के प्रवाह को अपनी इच्छा से मोड़ते हों। अब सोचिए, अगर उनके पास ये तकनीक है तो क्या वे ऐसे वर्म होल बना सकते हैं जो केवल दूरी नहीं, काल को भी मोड़ते हों? क्या वे अपने अतीत से संवाद कर सकते हैं या अपने भविष्य को देख सकते हैं? एक और अद्भुत विचार है क्वांटम स्टेबलाइजेशन फील्ड। ये वो क्षेत्र हो सकता है जिसे लगातार निगरानी में रखा जाए, जैसे आप किसी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखें। सभ्यता उस वर्म होल के इर्द गिर्द अपनी ऊर्जा केंद्रित करती है, उसकी संरचना को हर क्षण स्वतः सही करती है ताकि उसमें से गुजरने वाला यात्री ग्रेविटेशनल स्ट्रेस का अनुभव न करें। अब सवाल आता है कि कैसे पहचाने कि वर्म होल है कहां? क्या हम अंतरिक्ष में उसे देख सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष संकेत मिल सकते हैं, जैसे दो तारों के बीच असामान्य गुरुत्व बल, किसी तारे के पास दिखता विकृत प्रकाश, या कोई वस्तु जो बिना किसी कारण के एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाए। ऐसे संकेतों को वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल लेंसिंग अनोमलीज कहते हैं। कई बार खगोलविदों ने आकाश में ऐसे विकृत वक्र देखे हैं जिन्हें समझाना मुश्किल था। क्या वे छिपे हुए वर्म होल हैं या कुछ और? और क्या कोई ऐसी सभ्यता हमसे पहले वर्म होल्स बनाकर हमारे पास आ चुकी है? क्या वे हमारे पास हैं, छिपे हुए, अदृश्य और केवल उस स्तर पर आक्रिय जहां हमारा विज्ञान अभी तक झांक नहीं सका? यहां हम एक और विचार की ओर आते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अगर वर्म होल संभव हैं, तो क्या उनसे केवल मात्रा या मास गुजरती है या संदेश भी? क्या हम प्रकाश की गति से तेज सूचना भेज सकते हैं? ये विचार खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इससे कॉज़ैलिटी टूट जाती है, यानी कारण और परिणाम का क्रम। अगर कोई सूचना अतीत में पहुंच जाए तो वो भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वर्म होल से सूचना भी जाए तो ब्रह्मांड की संरचना स्वयं उसे नियंत्रित करेगी। शायद यही कारण है कि आज तक किसी ने वर्म होल देखा नहीं, क्योंकि वे वहां हो सकते हैं पर ब्रह्मांड ने उन्हें छिपा दिया है। या फिर शायद वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई सभ्यता, कोई जीव इतना समझदार हो जाए कि वो स्पेस टाइम से बिना उसे तोड़े संवाद कर सके, और तब ब्रह्मांड स्वयं एक दरवाजा खोले। अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम अध्याय में, जहां वर्म होल की कहानी केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट बन जाती है, जो समय के पार, तारों के आर पार आपके भीतर गूंजती है। रात्रि शांत है, आप आकाश की ओर देखते हैं। तारों की असंख्य आंखें चमक रही हैं, जैसे कोई रहस्य बताना चाहती हों। आपको याद आता है वो पहला क्षण जब किसी ने वर्म होल का विचार किया था। एक गणितीय खाका, एक पुल, एक सपना। और अब ये सपना एक प्रश्न बन चुका है जो हर युग, हर वैज्ञानिक, हर कवि और दार्शनिक से पूछता रहा है। क्या ये सब केवल एक संयोग है या कहीं कुछ और है जो हमें जोड़ता है? वर्म होल, ये अदृश्य सुरंगें शायद वहाँ हैं, हर उस जगह जहाँ कोई एक कण
दूसरे कण से जुड़ता है, हर उस भावना में जहां दो चेतनाएं संवाद करती हैं। विज्ञान ने कहा, वर्महोल तभी स्थिर रह सकता है जब हमारे पास नकारात्मक ऊर्जा हो। और शायद यही वाक्य एक रूपक भी है कि कुछ असंभव पाने के लिए हमें उन विचारों की ऊर्जा चाहिए जो सामान्य नहीं हैं, जो नकारात्मक नहीं लेकिन परंपराओं से परे हैं। शायद हमें अपने सोचने के तरीकों को मोड़ना होगा, जैसे स्पेस टाइम वर्म होल में मुड़ता है। शायद जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, जब हम संवाद करते हैं, तो हम भी एक वर्म होल बनाते हैं, समझदारी और करुणा का। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं इस पूरी यात्रा को, ब्लैक होल की गहराइयों से लेकर क्वांटम फोम के उथल-पुथल तक, समय यात्रा की गुत्थियों से लेकर इंटेंगलमेंट के अदृश्य धागों तक, आप समझते हैं कि वर्म होल केवल भौतिक संरचनाएं नहीं हैं, वे हैं प्रतिबिंब। आपके मन की एक सतह पर, जहां आप अस्तित्व से संवाद करते हैं। जब आप पहली बार ये कहते हैं, क्या संभव है, तो ब्रह्मांड आपके कान में धीरे से कहता है, क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि क्या तुम्हारा अस्तित्व मात्र अणुओं की नृत्य गाथा है, या वो भी एक पुल है जिससे होकर मैं, ब्रह्मांड, खुद को देखता हूँ। शायद वर्महोल हमें कहीं ले जाएं, शायद नहीं, पर उनकी कल्पना ही हमें उस तरफ धकेलती है जहां मनुष्य, एक सीमित प्राणी होते हुए भी, अनंत को सोच सकता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका मस्तिष्क वो प्रयोगशाला है जहां पहला वर्म होल बना था। वहां कोई सुरंग नहीं थी, कोई ब्लैक होल नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था। वहां केवल एक प्रश्न था, और जहां प्रश्न होता है वहां उत्तर की एक झलक भी जन्म लेती है। ये था हमारा अंतिम भाग, जब ब्रह्मांड अपने रहस्य कान में फुसफुसाता है। आपने इस यात्रा में प्रवेश किया वर्महोल के विज्ञान के माध्यम से, लेकिन शायद आपने पाया कि ये एक आंतरिक यात्रा भी थी, एक ऐसा सफर जहां विज्ञान, दर्शन और चेतना आपस में गले मिलते हैं। क्योंकि आखिर में वर्महोल आपको कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर ले जाता है, जहां हर उत्तर, हर दूरी, हर गहराई पहले से ही मौजूद थी, केवल जागने की प्रतीक्षा में।